हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान और विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। और इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो विंग से कुरान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जहां पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है देने को मिलेंगे। करना क्या होगा, सिर्फ विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू से। वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि हमारे जीके पोर्शन में एक टॉपिक है। इसके हम ऑलरेडी पार्ट ए बी एंड सी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसका डी पार्ट रहेगा जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो कल से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज वाले इसको फिनिश कर लेते हैं एंड देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक अपनी डिस्कशन की थी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। आज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो आप देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है। एक तरह से रिवॉल्ट दिए गए हैं और दूसरी तरह से उनके लीडर्स के नाम दिए गए हैं, तो हमें मैच करना है इनको। तो यहाँ पे आप देख लें, पहला हमारे पास कोल म्यूटनी है, साथ में सिंधु एंड कानू है। कोल म्यूटनी 1831, मुंडा अपराइजिंग, संथल रेबेलियन एंड इसके साथ एक और है खोंड अपराइजिंग। तो ये चार मोमेंट्स थी, असल में ये चार जो थी, सो एक्चुअली ये चार ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं। आप ये याद रखेंगे, ट्राइबल रिवोल्ट्स। ओके, अब इनको हमें मैच करना है। तो देखें, मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे ये कोड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं पहले को हमारे पास क्या है। पहले के साथ हमें डी मैच करना है, यानी कि कोल म्यूटनी के साथ हमें करना है मैच बुड्डू भगत को। ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा डी। एंड दूसरा हमारे पास दिया गया है, यानी मुंडा अपराइजिंग को हमें सी के साथ मैच करना है, तो मुंडा अपराइजिंग यहाँ पे हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, टू को सी, वन को क्या है डी है, टू को सी एंड थर्ड को हमारे क्या है, थर्ड को ए है, यानी कि संथल रबीनियन को ये है सिद्धू एंड कानू। तो तीन जो है, थ्री को क्या है, थ्री को ए है एंड फोर को हमारे पास क्या है बचता है यहाँ पे लास्ट पे, खोंड अपराइजिंग के लिए होगा बी। ओके, तो डी सी ए बी ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। आप इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हैं। सिर्फ रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर उसके बाद ही मूवमेंट ट्राइबल जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है ये स्टार्ट नहीं हुई है, किसने कमेंट में कहा था। इससे पहले भी बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए यू नो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो आप याद रखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए था। चलते हैं ऑप्शन नंबर वन जो कोड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट प्रोपोगेटेड बाय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक आइडिया भी है। तो आप देख लें किसके द्वारा यहाँ पे पहली बार प्रोपोगेट किया गया था। तो यहाँ पे अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो है कुकास। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि बाल गंगाधर तिलक है, तो नहीं, ये कुकास के द्वारा यहाँ पे सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट जो ये आइडिया है स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन का, ये कुकास के द्वारा प्रोपेगेट किया गया था। एंड कब ये कुका मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1840 में। ओके, एंड ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, पंजाब में। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसको शुरू करने वाले कौन थे, भगत जवाहर माल। भगत जवाहर माल। ओके, तो ये दो चार चीजें आप इसके रिगार्डिंग याद कर रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको लोकमान्य भी कहा जाता है। इनके द्वारा केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए हैं। एंड इसके साथ साथ जो होम रूल लीग मूवमेंट है, ये आपको पता है, ये तिलक बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट दोनों के द्वारा शुरू की गई थी। ओके, तो ये दो अलग अलग होम रूल लीग मूवमेंट्स थी, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन तो ए था, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSRA।
तो HSRA का फुल फॉर्म क्या है? ये फ्रीडम मूवमेंट के ही रिगार्डिंग है, फ्रीडम मूवमेंट से ही एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, तो ये है HSRA का फुल फॉर्म। इसको पहले कहा जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी इसको पहले कहा जाता था या फिर आर्मी भी कहा जाता था। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। तो आप याद रखेंगे। एंड ये बनाई कब गई, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये बनाई गई अक्टूबर 1924 में। ओके, 3 लोग जो हैं इससे एसोसिएटेड हैं जिनके नाम आपको बिल्कुल याद रखनी ही है। पहला हमारे पास है राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि HSRA से कौन एसोसिएटेड नहीं था या फिर कौन एसोसिएटेड था। तो पहला नाम ये है। दूसरा है जोगेश चंद्र चैटर्जी, जोगेश सी चैटर्जी। और तीसरा हमारे पास नाम जो है वह सचिन सयाल। ओके, तो ये 3 नाम आप जरूर याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये HSRA हसरा जो था, ये असल में इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आर्म्ड रेवोल्यूशन जो है ऑर्गेनाइज किया जाए। ओके, आर्म्ड रेवोल्यूशन जो है, आर्म्ड स्ट्रगल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट को इस तरह से, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। ओके, इन यहाँ पे नहीं है लेकिन इन आप डाल दीजिएगा। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। तो पहला जो ये करेक्ट है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में ही हुई। एंड इसके साथ साथ दूसरा हमारे पास है इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसको अपोज किया INC यानी कांग्रेस ने। ओके, कांग्रेस बनी थी दिसंबर 1885 में। एओ ह्यूम आप नाम याद रखेंगे। ओके, 72 डेलीगेट जब मिले थे, या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों करेक्ट थे, पहला एंड दूसरा। तीसरा हमारे पास है INC नॉमिनेटेड गांधी एज रिप्रेजेंटेटिव इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें गांधी को नॉमिनेट किया गया कांग्रेस के द्वारा एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल आर करेक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये आप याद रखेंगे। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो होती है, इट वाज चेयर्ड बाय रैमसे मैकडोनल्ड, आप ये याद रखेंगे, रैमसे मैकडोनल्ड। ओके, एंड ये होती कब है? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 एंड 31 में होती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 1931, 1930 टू 1931। ओके, मंथ जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ईयर जरूर याद रखें। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1931 में ही होती है। ओके, जो फर्स्ट है वो 1930 एंड 31 में हुई। तो जो 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी सेकंड, इसमें आपको बताया मैंने कि गांधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे और भी बहुत सारी पार्टी से मेंबर्स थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उस टाइम पे, वहां से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो आए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये होती है 1932 में। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये जो थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी ने इसको अटेंड नहीं किया। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी ने ये अटेंड नहीं की, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आप याद रखेंगे। ओके, सिर्फ दूसरी जो है गांधी ने अटेंड की है, ये भी आप याद रखेंगे। और बहुत सारे अदर जो लीडर्स थे उन्होंने भी इग्नोर किया इस कॉन्फ्रेंस को। तो ये थी हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 14 फेब 1931, इट इज आल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं ना, दिल्ली पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली पैक्ट कहा जाता है 1931 में। जो ये किस किस के द्वारा, किस किस के बीच में ये साइन हुआ? गांधी, गांधी कौन थे? एंड आप सबको पता है। लेकिन इरविन जो थे हमारे, इरविन जो थे ये वॉइस रॉय थे। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये पैक्ट जो था इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ,
कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए एग्री कर लिया उन्होंने। एंड इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हुई, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज कर दिया जाए, काफ़ी और भी इसके प्रोडक्ट थे इस पैक्ट के। आई होप आपने पढ़ा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है, रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड ए प्रपोजल ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन व्हिच केम टू बी नोन एज। तो एक प्रपोजल रखा गया रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो थे प्राइम मिनिस्टर किसके, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, पीएम थे ये रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने ही एक प्रपोजल अनाउंस किया किसके लिए, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब इसको क्या कहा जाता है हमें ये बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनल अवार्ड। ओके, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है इस प्रपोजल को जो रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा अनाउंस किया गया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये तो इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा किया क्या गया कि जितने भी यानी मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, ओके, इनको क्या किया गया, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ स्पेशल क्या है कि कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी ना, जो शेड्यूल्ड कास्ट जिनको भी कहते हैं, उनको भी किया गया उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। एंड रेस्ट ऑफ द हिंदूज से इनको अलग कर दिया गया। ओके, उससे पहले ये हिंदूज के साथ ही आते थे, लेकिन इस अवार्ड के बाद क्या हुआ, सेपरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पूना पैक्ट जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये इसके बाद ही होता है, क्योंकि गांधी जो थे वो ओपोज करते थे इस कम्युनल अवार्ड को। वो नहीं चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो रेस्ट ऑफ द हिंदूज की जो कैटेगरी है उससे बाहर जाके एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाएं। तो इस वजह से गांधी को ये बिल्कुल अपोज किया है इस कम्युनल अवार्ड को। एंड एंड पे जाके क्या होता है, गांधी एंड अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। ओके, पूना पैक्ट कहा जाता है इसको। ये हुआ 1932 में ही गांधी और अम्बेडकर के बीच में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे क्या हुआ, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी वो हिंदूज जो थी उसी क्लास के साथ आ गई, यानी हिंदूज एज इन जनरल उनके साथ चली गई। लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कुछ चीजें कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई। रिजर्वेशन तो इनको दी गई, लेकिन इनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। ओके, आप ये याद कर रखेंगे। लेकिन कम्युनल अवार्ड में ये कहा गया था कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो आप ये याद रखेंगे। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है, 1999 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें पहली बार क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे मिंटो जो थे इस टाइम के वॉइस रॉय थे, और मॉरले जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, द मेन पर्पस ऑफ अगस्त ऑफर वाज। तो अगस्त ऑफर का मेन पर्पस क्या था, एंड अगस्त ऑफर था क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि तो सबसे पहले हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, टू सीक कांग्रेस कॉपरेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये अगस्त ऑफर का मेन पर्पस था। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगस्त ऑफर जो था ये एक स्टेटमेंट असल में इशू किया गया था। इट वाज एक्चुअली ए स्टेटमेंट इशूड बाय द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया दैट टाइम, जो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, आप इसको जिस तरह से भी प्रोनाउंसिएट करें, आई डोंट केयर, बस आप इसको याद रखें। ओके, तो ये वाइस रॉय थे, इनके द्वारा स्टेटमेंट इशू किया गया जिसको अगस्त ऑफर नाम पड़ा। क्यों, क्योंकि अगस्त में ही इशू किया गया था, 8 अगस्त। आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसका मेन पर्पस क्या था कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की कॉपरेशन सेकंड वर्ल्ड वार में अटेन की जाए, सीख की जाए। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी के ऑप्शन को आप देखें तो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया, कम्युनल अवार्ड जो 1932 का था राम से मैकडोनल्ड वाला, वो इससे डील करता है। एंड ये 3 कुछ भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो यही था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इज एसोसिएटेड विद। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, क्रिप्स मिशन से एसोसिएटेड है, बिल्कुल एसोसिएटेड है। क्योंकि क्रिप्स मिशन जो था ये इसके जो इसके हेड जो थे वो स्टैफर्ड क्रिप्स है, तो इसीलिए
क्रिप्स मिशन जो ये 1942 में है, आप ये याद रखेंगे। तो इसके हेड स्टैफर्ड क्रिप्स थे, तो ये इससे एसोसिएटेड है। ब्रिटिश वॉर कैबिनेट, ओके, तो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट भी स्टैफर्ड क्रिप्स से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के मेंबर थे। स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ये ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के मेंबर थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये दोनों एसोसिएटेड हैं स्टैफर्ड क्रिप्स से। ये दोनों चीजें यहाँ पे दी गई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो था ना क्रिप्स मिशन का, आप ये याद रखेंगे, वो ये था कि क्या किया जाए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में उनसे डायलॉग किया जाए, एंड उनको क्या किया जाए, उनको ये यानी उनकी जो पार्टिसिपेशन है, उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उसमें कराई जाए, इंडियंस की पार्टिसिपेशन सेकंड वर्ल्ड वार में कराई जाए। ओके, एंड सारी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग किया जाए, इसके बारे में बात की जाए। तो इसके रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन भेजा गया था इंडिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी है, मैं आपको बता चुका हूं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, यूनिक क्वाइट इंडिया मूवमेंट गांधी गेव द स्लोगन ऑफ। तो कौन सा स्लोगन जो है गांधी के द्वारा दिया गया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट में? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये बहुत इजी है, डू और डाई, ये आप याद रखेंगे। ओके, डू और डाई स्लोगन जो है ये दिया गया था गांधी के द्वारा। स्वराज में बर्थ राइट ये किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक, जो कि क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पूर्ण स्वराज क्या था? पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इसको हम पूर्ण स्वराज डे, इस दिन को 1930 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे क्या किया जाएगा? डिक्लेयर किया जाएगा, यानी सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसके साथ साथ। तो हुआ क्या कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे एक मीटिंग हुई, जहाँ कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे में एक मीटिंग होती है, एंड बॉम्बे में गवालिया टैंक एक जगह है, वहां पे मीटिंग होती है, गवालिया टैंक। ओके, तो इस मीटिंग को कहा जाता है, नहीं, इस प्लेस को जो ये प्लेस है इसको कहा जाता है, ये इसको अगस्त क्रांति मैदान मैदान कहा जाता है, अगस्त क्रांति मैदान। ओके, ये आप याद रखेंगे, अगस्त क्रांति मैदान। तो ये मीटिंग भी इसी टाइम पे हुई क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान। एंड ये कब हुई क्वाइट इंडिया मूवमेंट? 1942 को ये लॉन्च की गई, आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनको देश नायक इन्होंने कहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कहा है देश नायक। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी, ओके, INA जिसको कहते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स थे, दो जगह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए। तो एक उनमें से था रंगून, एंड दूसरा हमारे पास था सिंगापुर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया डैश प्लान वाज सेंट टू इंडिया। तो अब ब्रिटिश जब एग्री हो गए कि इंडिया को पावर ट्रांसफर करना है पूरी तरह, तो कौन सा प्लान जो है वो भेजा गया इंडिया में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 1946 में इंडिया भेजा गया। ओके, एंड इसका असल में ऑब्जेक्टिव ये था कि सिचुएशन देखी जाए इंडिया की कैसी है और किस तरह से इंडिया में पावर जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान था, आप याद रखें। वेवल प्लान का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वेवल प्लान अगर नहीं बताया तो वेवल प्लान का मैं आपको बता दूं कि 1945 में ये प्लान जो था, तो ये प्लान जो है ये प्रपोज किया गया, यानी ड्राफ्ट किया गया लॉर्ड वेवल जो वाइस रॉय थे उनके द्वारा। एंड इस प्लान ने प्रपोज किया गया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हो कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो इंडियन होंगे एक्सेप्ट वॉइस राय। ओके, जितने भी मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वॉइस रॉय और कमांडर इन चीफ के अलावा वो इंडियन होंगे।
तो 2 जो होंगे वो इंडियन नहीं होंगे, एक तो उनमें से वॉइस रॉय होगा और कमांडर इन चीफ जो होगा वो भी इंडियन नहीं होगा, बाकी सारे जो हैं वो इंडियंस होंगे। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर बी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट डैश ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये क्या थे, तो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है वाइस रॉय, तो ये लास्ट वाइस रॉय था इंडिया का। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फर्स्ट सॉरी ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक तो ये लास्ट वाइस रॉय भी थे एंड ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, वो थे राजगोपाल आचार्य, ये आप याद रखेंगे। ओके, राजगोपाल आचार्य ये इंडियन थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे ये, एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया ये थे। ओके, एंड इट ही वाज द ओनली इंडियन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के, एंड फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही थे, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय। तो रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन जो था, आपको पता है कि रेड क्लिफ लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान बीच की में रेड क्लिफ लाइन है। तो ये जो कमीशन अपॉइंट की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ये आप ये याद रखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं इस कमीशन में क्या थे, 4 मेंबर जो थे वो कांग्रेस से थे एंड 4 मेंबर जो थे मुस्लिम लीग से थे, तो आप ये याद रखेंगे। 4 members फ्रॉम INC एंड 4 members फ्रॉम मुस्लिम लीग, एंड उसके साथ साथ कौन थे, सर साइरल रेडक्लिफ। ओके, सर साइरल रेडक्लिफ जो चेयरमैन थे, ये चेयरमैन थे रेडक्लिफ, इनके नाम पे ही कमीशन है, तो ये आप याद रखेंगे। इन्होंने ही रेडक्लिफ लाइन जो है खींची है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो ये भी आप याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो तो आपको पता है, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जिसमें दिए गए, एंड इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया, तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ के लॉर्ड डफरिन जो थे ये भी वॉइस ऑफ इंडिया थे, एंड मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इनके टाइम पे क्या हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई है 1885 में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दिए गए यहाँ पे जो नाम है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो पहले हम इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या, तो सबसे पहले हम इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, वेवल प्लान 1945, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड पार्टीशन प्लान 1947 जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। तो किस तरह से हमारे पास आंसर होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास 3 है, उसके बाद 2 है, एंड उसके बाद फिर हमारे पास 1 है, देन हमारे पास 4 है। तो इस तरह से होना चाहिए 3 2 1 4। ओके, 3 2 1 4 देखते हैं कोड्स में 3 2 1 4 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं 3 2 1 4, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में यहाँ पे भेजा गया उसका मेंबर कौन सा नहीं था हमारे पास, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, लॉर्ड वेबल जो दिए थे ये कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर नहीं थे, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैथेक्लॉनस, ये तीनों जो थे ये कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर थे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है। एंड इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक एंड ये वीडियो भी खत्म हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से कुरान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें एंड उसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो। सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।